बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। विस्तार न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। सोनिया के प्रतिनिधि के.एल. शर्मा का बयान है, सारी तैयारियां उनके ही लिए। के.एल. शर्मा का ऐसा कहना, जो कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं। के.एल. शर्मा का बयान है, सारी तैयारियां उनके ही लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर हम कहेंगे। सभी ये जानना चाहते थे कि अमेठी में राहुल गांधी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। पिछले चुनाव में मिली हार के बाद क्या इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, ये सब जानना चाह रहे थे, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने अमेठी से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन अब संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना लगभग तय है, क्योंकि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के.एल. शर्मा का बयान है, सारी तैयारियां उनके ही लिए। नहीं, अभी मेरे को किसी का भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि मेरे को लड़ना है या नहीं लड़ना। ये कांग्रेस की जो हमारी शीर्ष सीईसी कमेटी है वो फैसला करती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो आएगा ना, जब होगा तो कम्युनिकेशन आएगा तो सबको पता लगेगा। राहुल गांधी का फॉर्म अगर अमेठी से भरा होता है तो दिलचस्प मुकाबला अमेठी में देखने को मिलेगा हमें। आगे बढ़ते हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान है, संगठन चाहता है प्रियंका गांधी राहुल गांधी चुनाव लड़ें। प्रियंका रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से। फैसला राहुल गांधी प्रियंका गांधी को करना है। जयराम रमेश ऐसा कह रहे हैं। शाम तक औपचारिक ऐलान संभव है। मुझे उम्मीद है कि आज कोई घोषणा, सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार है, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगी। नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। तो सब यही चर्चा कर रहे हैं कि अमेठी से क्या राहुल गांधी होंगे या रायबरेली से प्रियंका गांधी होंगी। लेकिन अभी तक कांग्रेस फैसला नहीं कर पाई है। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है वो हम जानने के लिए सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली से। राकेश, अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीटें, क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ चर्चाएं हैं दिल्ली में सीट को लेकर, इन दोनों ही सीटों को लेकर? राकेश। देखिए सुमित, रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर सस्पेंस तो अभी तक बरकरार है। देखना यह भी होगा कि कल आखिरी तारीख है नॉमिनेशन का और कांग्रेस पार्टी में उहापोह की स्थिति है। कांग्रेस अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हमारे इस दो हाई प्रोफाइल सीट से पार्टी के सबसे शीर्ष नेता यहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं। तो ये स्थिति है। लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता जो है अमेठी का चाहे रायबरेली का, वह स्थानीय स्तर पर खूब तैयारी करके रखे हुए हैं। वहां कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, बड़े रैली करने की भी वहां प्लानिंग चल रही है। जैसे कि सोनिया गांधी के टाइम पर होता रहा है, नॉमिनेशन के दिन वहां जो है रैली आयोजन किया जाता है। लेकिन इस साल अभी तक ना तो कैंडिडेट डिसाइड हुआ है, ना ही वहां से कोई प्रतिनिधि ऐसा। राकेश, एक खबर ये भी थी राकेश, एक खबर ये निकलकर सामने आई थी कि अमेठी में राहुल गांधी की टीम ने सर्वे किया है और सर्वे के आधार पर यह डिसाइड करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी कि अमेठी से राहुल गांधी ही प्रत्याशी होंगे कांग्रेस की तरफ से, सर्वे के आधार पर। जी सुमित, ये सर्वे बिल्कुल हुआ था और इसमें राहुल गांधी ने खुद इसका नेतृत्व किया कि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता चाहते क्या हैं। लेकिन कल जब खबर आई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है इन दोनों सीट का फैसला करना, राहुल गांधी पहले भी कई बार मना कर चुके हैं कि मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा,
लेकिन अभी स्थिति देखिए, सोनिया गांधी के जो पूर्व प्रतिनिधि रहे हैं केएल शर्मा जब पहुंचे, उनसे जब मीडिया ने सवालात किया कि आखिर चल क्या रहा है, यहाँ से क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने भी जो जवाब दिया वो भी सस्पेंस में जो है, सस्पेंस ही है गोलमोल उस पर जवाब। भी। हाँ, वहाँ से गोलमोल कौन जवाब हम उम्मीदवार इसे कह होगा? सकते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी ही कंफ्यूज चल रही है इन दोनों सीटों को लेकर, तो क्या ही बता पाएगी मीडिया को, आपको और हमें। राकेश, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। अब भोपाल में बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक हुई, जिसमें तीसरे और चौथे फेज में होने वाले मतदान को लेकर मंथन किया गया। वहीं मीटिंग में काम की मॉनिटरिंग और फीडबैक भी लिया गया। बीजेपी ने 2 चरणों में हुई कम वोटिंग को लेकर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का कोर वोटर इससे नाराज है और यही वजह है कि ये वोटर वोट देने नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा पन्ना प्रमुख बेहद एक्टिव है। ज्यादा से ज्यादा हो, जिन कारणों से मतदान प्रभावित हुआ है, जो मेजर कारण है वो तो कांग्रेस का जो मतदाता जो अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है, तो एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है तो वो मतदान केंद्र तक उस निराशा के कारण से नहीं जा रहा। तो जब कांग्रेस पर वार हुआ है, पलटवार आना ही था। कांग्रेस के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने कहा कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, पंच परमेश्वर कहां गए, जो सुबह 6 बजे उठकर मतदाताओं को वोट डलवाने ले जाते हैं। दोनों चरणों में 10-10% वोटिंग कम हुई है। खुद बीजेपी के लोग ही नहीं उठे तो जनता क्या उठाएंगे। रही बात कांग्रेस के वोटर्स के ना निकलने की, तो क्या वी.डी. शर्मा गिनती कर रहे थे। सुनिए के मिश्रा क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह ले दिल समझाने के लिए, परिणाम उसे सारे जब विपरीत आएंगे तो पता चल जाएगा कि उनके कहाँ गए पन्ना प्रमुख और पंच परमेश्वर। खुद ही नहीं उठे तो जनता को क्या उठाएंगे। गिनती कर रहे थे कि वो लाइन में खड़े होकर, नहीं निकला तो भी सामने आ जाएगा। और जब वास्तविक धरातल पर बातें सामने आ जाएगी तब ये क्या करेंगे। आंसू पहुंचने के लिए रुमाल भी नहीं मिलेगा इन्हें। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे भोपाल से। हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विवेक, कम वोटिंग होना चिंता का विषय है निर्वाचन आयोग के लिए भी, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, लेकिन सियासत हो रही है क्योंकि इसे राजनीति के जानकार नफा नुकसान बता रहे हैं, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी। बिल्कुल सुमित, ये सही बात है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ चुनाव आयोग की भी चिंता है कि मध्य प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में वोटिंग का प्रतिशत कम हुआ है और साल 2019 की तुलना में दोनों ही चरणों में मतदान कम होने की वजह से पॉलिटिकल पार्टियां भी टेंशन में हैं और लगातार बीजेपी इसको लेकर काम भी कर रही है। तमाम सारे जिला स्तर पे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अभियान चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज जब चुनाव प्रबंधन की समिति की बैठक हुई, उसमें जो बयान बाद में निकल के सामने आया, वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का कोर वोटर नहीं निकला और हमारा पन्ना प्रमुख तैनात है। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश में वोट बैंक है वो 30 से 40% के इर्द गिर्द रहता है, करीब 38 से लेकर 40, 42, 43, और ये लगातार चुनाव में देखने के लिए आ चुका है। और बीजेपी का पिछला बार जो हम देखे विधानसभा का चुनाव प्रतिशत, तो 50% तक बीजेपी का चुनाव प्रतिशत गया था। इस बार जब पहले और दूसरे चरण के चुनाव हुए तो उसमें वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ और बीजेपी ने रणनीति बदली। और आज जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोर वोटर नहीं निकला है, तो आखिर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो जनता के भरोसे बैठी हुई है। कांग्रेस ने पूरी चुनाव की जिम्मेदारी जनता पे डाल के रखी है। कांग्रेस के तमाम नेता भले ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है कि बीजेपी का ही कोर वोटर नहीं निकला है। तो आखिर कोर वोटर की लड़ाई क्या है, ये चुनाव नतीजे के बाद आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बात कर रहे हैं, चिंता नजर आ कोर रही है वोटर की लड़ाई क्या है, चुनाव के नतीजों के बाद सामने आ ही जाएगी। विवेक, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे भाजपा को जाने अभियान की। ये अभियान चला रही है भारतीय जनता पार्टी। 6 देशों का प्रतिनिधि मंडल बीजेपी दफ्तर पहुंचा था। बीजेपी दफ्तर में भ्रमण किया, बीजेपी की कार्यशैली को समझा। ये प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन
6 देशों की पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल था। युगांडा, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इजराइल से विदेशी प्रतिनिधि मंडल आए हुए थे बीजेपी की कार्यशैली को समझने के लिए, बीजेपी की रणनीति को समझने के लिए। तो बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मेहरबान हैं। वो न सिर्फ सिंधिया के लिए प्रचार कर रही हैं, बल्कि यहां तक कह रही हैं कि उनके प्राण भतीजे यानी कि सिंधिया में बसते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ना मैं भूलूंगी और ना ही बीजेपी भूलेगी कि जब चुनाव में हम हार गए थे तब सत्ता में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही लाए थे। मेरा भतीजे में तो मेरे प्राण बचते हैं और ना मैं भूलूंगी ना बीजेपी भूलेगी कि जब जब हम कांग्रेस से पराजित हुए हैं तो वापस हमें सत्ता में लाने का काम सिंधिया परिवार ने ही किया है। एक बार अम्मा ने किया था जब उनने कांग्रेस की सरकार गिरा करके जनसंघ की सरकार बनवा दी थी, और वही काम फिर ज्योतिरादित्य ने किया जब कांग्रेस की सरकार गिरा करके बीजेपी की सरकार बनवा दी। इसलिए वो तो सिंधिया वंश का एक ऐसा चिराग है जो हमारे घर में आके उजाला हुआ है, और मैं तो उनके साथ, मतलब आप समझ लीजिए कि वो मुझे सबसे प्राण प्रिय भतीजा है मेरा। वैसे बात तो बिल्कुल सही कह रही हूँ उमा दीदी। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज भक्ति के साथ साथ एक अलग अंदाज देखने को मिला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर जाकर पहले आस्था की डुबकी लगाई, फिर शिप्रा में तैराकी भी की। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधि विधान से पूजा की है, चुनरी भी चढ़ाई है शिप्रा को और संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मां शिप्रा का आशीर्वाद सब पर बना रहे। इस दौरान सीएम के साथ उज्जैन से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार अनिल फिरोजिया भी मौजूद थे। सीएम का शिप्रा तट पर जाकर डुबकी लगाना धार्मिक महत्व के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी संदेश देने वाला है। कुछ दिन पहले क्योंकि कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार ने शिप्रा नदी पर जाकर नदी की स्वच्छता पर सवाल उठाए थे, धरना दिया था, बैठ गए थे वहीं पर। ऐसे में सीएम ने खुद शिप्रा में उतरकर कांग्रेस को जवाब दिया। ये आज से 20 साल पहले यहाँ आमतौर पर नवंबर के बाद, दिसंबर के बाद ही पानी नहीं मिलता था, कई बार सूखा पड़ता था। लेकिन जब से माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, नर्मदा छिपरा लिंक योजना मिली, इसके परिणाम स्वरूप हमारे अपने यहाँ पर भगवान की दया से आज का ये समय ऐसा आया कि पूरे साल सदा नीरा की तरह माँ छिपरा का जल, और मई के महीने में भी मैं स्नान करके ये बता रहा हूँ कि पूरे साल जल यहाँ उपलब्ध है और जल ही जीवन है। जल से तीर्थ की महत्ता बढ़ती है। माँ सब पे कृपा करे। माँ के आंचल में आकर स्नान करने में, तो यहाँ का पुत्र हूँ माँ का, जब समय मिलता है जब छिपरा स्नान करने जरूर आता हूँ। कांग्रेस का जो है ससुबा कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन है। वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि बोले कि विकास ही नहीं हुआ। तो मैं बोलता हूँ आंखें हो तो देख लो आके कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। तुम तो ये बताओ, तुमने तराना में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, तुम विधायक रहे, तो 18 महीने की सरकार कमलनाथ की रही, तुम कमलनाथ के नाक के बाल रहे, तुमने 18 महीने में क्या विकास करके दिया ये तो बताओ। बड़ी खबर आ रही है। यूपी के कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट गया है। करण भूषण सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां से ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं करण भूषण सिंह, और ऐसे संकेत पहले ही मिल रहे थे कि ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट सकता है, उनके बेटे को टिकट मिल सकता है। करण भूषण सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है कैसरगंज से, मतलब ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट गया है, उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिला है। वहीं रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह बने हैं उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह उम्मीदवार बनाए गए। आगे बढ़ेंगे। अब बिलासपुर हाईकोर्ट से आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके खिलाफ सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी। जीपी सिंह ने इस एफआईआर को खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। बता दें कि साल 2015 में दुर्ग के कमल सेन का बिल्डर सिंघानिया से व्यावसायिक लेन देन को लेकर विवाद हुआ था।
इस दौरान सिंघानिया ने सेन के सामने आईपीएस जीपी सिंह को फोन करने की बात कही, लेकिन फोन पर कोई बात नहीं हुई थी। इसके 6 साल बाद 2021 में कमल सेन ने सुपेला थाने में एक एफआईआर दर्ज कराकर कहा कि जीपी सिंह ने उनसे 20 लाख की मांग करते हुए धमकी दी है। कमल सेन की शिकायत पर सुपेला थाने में जीपी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। बिलासपुर से हमारे सहयोगी आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, एक बड़ी राहत के तौर पर से देखा जाए? जी बिल्कुल सुमित, ये एक बड़ी राहत है एक अधिकारी को, क्योंकि जीपी सिंह के खिलाफ में पूर्ववर्ती सरकार में ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज हुआ था, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था, राजद्रोह का केस था। तो ये तमाम तरह की जो एक एफआईआर उनके खिलाफ हुई थी। और इसके अलावा जो है जो कल जो हाई कोर्ट से जो फैसला आया है उनके पक्ष में है। मैं सुमित एक अपडेट इस मामले में और देना चाहूँगा कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के उस आरोप को भी कैट में जो है चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें इन सारे आरोपों के बाद में जो है उनका अनिवार्य सेवानिवृत्ति का राज्य शासन ने, पूर्ववर्ती राज्य शासन ने केंद्रीय शासन को उन्हें रिटायर्ड करने के लिए अनुशंसा कर दी थी और वो कर भी दिया गया था। लेकिन उन्होंने फिर जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है वहाँ जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। तो कुल मिलाकर के ये 2 राहतें, एक तो कैट से उन्हें जो मिली और दूसरा हाई कोर्ट से, तो ये उनके फेवर में है। और आने वाले दिनों में कैट ने जो है राज्य सरकार को 7 दिनों के भीतर जो है उन्हें बहाली देने का निर्णय भी दिया है। तो हाई कोर्ट में और कैट में जो फैसले आए हैं वो दोनों ही राहत देने वाली है जीपी सिंह को। निश्चित तौर पर आशीष, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। एक बड़ी राहत हम कहेंगे जीपी सिंह के लिए हाईकोर्ट की तरफ से। आगे बढ़ेंगे अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सोशल मीडिया वार ने एक बार फिर यूपी की 2017 की वो तस्वीरें ताजा कर दी हैं, जब सरकार जाने के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव पर टोंटी चोर होने का आरोप लगाया था। अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए जांजगीर चांपा के कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया पर हमला बोला है और उन्हें टोंटी चोर बताया है। आगे बढ़ेंगे अब। राधिका खेड़ा विवाद मामले में बीजेपी भी कूद गई है। मंत्री और पूर्व मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर राधिका खेड़ा का समर्थन किया, कांग्रेस को जमकर घेरा। मंत्री केदार कश्यप ने लिखा कि राधिका खेड़ा के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। कांग्रेस का महिला विरोधी चरित्र एक बार फिर सामने आ गया। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि देख रहा है न विनोद, एक महिला कार्यकर्ता को सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाकर अपमानित किया जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूरत ने लिखा है कि राधिका जी ने भूपेश बघेल के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई है। नारी सम्मान में लड़ी जा रही है, हर लड़ाई का हम समर्थन करते हैं। वहीं खैरागढ़ में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त नजर आ रहा है। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 47 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। इन अधिकारी कर्मचारियों ने मतदान से एक दिन पहले ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया था। 26 अप्रैल को हुए चुनाव में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, जिसे लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय में नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। उधर उमरिया में ट्रेन की चपेट में आने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। बच्चियां रेलवे ट्रैक के पास मौजूद थीं और इसी दौरान ट्रेन आ गई और बच्चियां हादसे का शिकार हो गई। नौरेजाबाद थाने के सस्त्रा गांव की घटना बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंच गई थी। वहीं इंदौर में 12 वर्षीय महिला की मौत के बाद अब वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला ने अपनी मौत का जिम्मेदार पति को बताया। दरअसल 15 दिन पहले हुए विवाद में महिला ने पति ने मारपीट की थी। महिला के पति ने उससे मारपीट की थी, जिसके बाद महिला ने अपने मायके पहुंचकर आत्महत्या कर ली। अब महिला का मौत से पहले का वीडियो सामने आया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत गलत मारा, मारा, बहुत कुछ किया, इसीलिए मैं अपनी जान ले ली। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत गलत मारा, बहुत कुछ किया, इसीलिए मैं अपनी जान ले ली। वहीं जशपुर में तेज रफ्तार 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में एडमिट किया गया है। हादसा बगीचा थाना इलाके के झांपी दरहा का बताया जा रहा है।
और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।